केमिकल रिएक्शंस और ब्लॉक के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आज के लेक्चर में हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड्स वाटर स्टार्ट करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे मेटल की रिएक्टिविटी उसका रिड्यूसिंग पावर था, इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद आयन का स्टेबलाइजेशन दैट टू इन एक्वस सॉल्यूशन, वो जैसे मेटल की रिएक्टिविटी था वैसे ही नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइजेशन जो आयन का होगा इस पूरे प्रोसेस के एचएफ डेल्टा एचएफ से डिसाइड होगा। अच्छे से आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, let halogens and compare reactivity। मान लो कि हैलोजन लिया जाए और उसकी रिएक्टिविटी कंपेयर की जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप क्या करेंगे, H2 गैस को अच्छे से देखोगे बेटा, कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे इस बार और X माइनस गैस में कन्वर्ट किए और इस प्रोसेस का एक डेल्टा HF निकलेगा। आप डेल्टा HF के ये फिर नेगेटिव आना चाहिए तभी स्टेबल आयन होगा, नेगेटिव आएगा तो स्टेबल X माइनस आयन आएगा, X माइनस एक्वस आयन। हमने ऊपर गलत लिख दिया है, ये एक्वस होगा, वाटर में स्टेबलाइज करना। अच्छे से देखिए, तो अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एचएफ नेगेटिव आए तो स्टेबल X माइनस आयन होगा, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इसी डेल्टा एचएफ के वैल्यू से कंपेयर होगा। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल और H2 is said to be if delta HF is more negative। तो हमने बोला कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल या H2 is said to be more if delta HF is more negative। कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव लिख सकते हैं या सीधे मोर नेगेटिव लिखा तो आप समझ सकते हैं। मतलब बेटा इन चारों को अब अच्छे से देखो, तो आपको फ्लोरीन को गैस को कन्वर्ट कर रहे हो F माइनस एक्वस में, तो जल्दी से आ जाओ, इस प्रोसेस का डेल्टा HF आप कंपेयर कर लो। क्या क्या लिखा है? सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आराम से सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा एटम में और एटम में गेन होने से पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा मोल ही लगेगा इसमें। आप समझ सकते हैं बेटा क्यों लगेगा हाफ मोल? क्योंकि एक मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो 1 मोल अगर अपन तोड़ेंगे तो उससे 2 मोल फ्लोरीन निकलेगा और अपने को काम है 1 ही मोल फ्लोरीन का, इसीलिए जो इसका डेल्टा HF होगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 होगा। ऐसा हमने कई बार और भी किया। अब जो सिंगल फ्लोरीन एटम आएगा 1 मोल, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एफिनिटी रिलीज होगी, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या EA1 ऑफ फ्लोरीन एटम। इसके बाद आप उसको वाटर में डालोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। आप अच्छे से समझेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका? F माइनस। अब इन सबको जोड़ के दोस्त लार्ज नेगेटिव होता है। क्लोरीन वाले प्रोसेस में भी आप देखें, इसको कन्वर्ट करना है Cl माइनस गैस में। अच्छे से आप देखिए, सॉरी गैस नहीं एक्वस में, वही कैटायन की तरह। तो आप देखिए ना क्या हो रहा है, रिडक्शन
रिडक्शन हो रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जाना, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा, इसीलिए ये कौन एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मेटल के केस में ये कौन एजेंट हो जाता था, रिड्यूसिंग। क्यों हो जाता था यहाँ पे रिड्यूसिंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता था, यहाँ गेन हो रहा। तो एक बार फिर से आ जाइए, आप इस बार इसका फिर से रिडक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बेटा ऐड करवा रहे हो, ये कौन एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा से देख लोगे तो Cl- आपका बन गया। अब इस प्रोसेस का जो डेल्टा HF होगा वो क्या होगा जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इस बार Cl2 का आएगा, जैसे यहाँ पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी F2 का था। इसके बाद क्या आएगा, प्लस माइनस EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, और फिर क्या आएगा, प्लस माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl-। जैसे उसका जोड़ के लार्ज नेगेटिव हुआ है, क्लोरीन माइनस भी स्टेबल आयन है तो ये भी लार्ज नेगेटिव हुआ। बट इन दोनों में किसका वाला, हमें पता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, हम लोगों ने बहुत दफे पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीधे ऊपर की तरफ जाए या ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर की तरफ जाए। इसका मतलब है बेटा फ्लोरीन वाला, जो फ्लोरीन गैस टू F- एक्वस का कन्वर्जन है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में ज्यादा आएगा। क्यों, इस कन्वर्जन के क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आप लिखोगे देयरफॉर फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। अब आपको समझ में आ गया होगा, मोर रिएक्टिव और मोर ऑक्सीडाइजिंग, वहां रिड्यूसिंग था, यहां ऑक्सीडाइजिंग होगा, और मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर ऑक्सीडाइजिंग और मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो अब बेटा यहां पर कुछ चीजों को देख, सो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, जैसे वहां रिएक्टिविटी ऑफ मेटल था, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, या बता ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि रिएक्टिविटी नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन है, वही ऑक्सीडाइजिंग पावर हुआ क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किन किन चीजों पर डिपेंड किया, तो हमारा ये सब होना चाहिए नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब पॉजिटिव का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम होगा, आप समझते जाओगे। ये नेगेटिव बेटा कब आएगा, जब एफिनिटी ज्यादा होएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में ज्यादा होएगा, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होएगा। वहां पे किन किन चीजों पर डिपेंड करता था, ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर, वहां डिपेंड करता था सब्लिमेशन की इनवर्सली, वहां होता था आयोनाइजेशन की इनवर्सली, और वहां होता था हाइड्रेशन के डायरेक्टली। यहां बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन की इनवर्सली, एफिनिटी के नेगेटिव में डायरेक्टली, और हाइड्रेशन के नेगेटिव में डायरेक्टली। अभी भी वही के तरह यहां भी एक फैक्टर बड़ा होगा, जैसे वहां पर एक फैक्टर बड़ा होता था आयोनाइजेशन, यहां सबसे बड़ा फैक्टर ये दोनों ही, कभी कोई भारी पड़ सकता है। वहां भी आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन एक दूसरे पर भारी पड़ता था, बट मोस्टली केस में वहां पर भारी पड़ता था कौन, आयोनाइजेशन। यहां भी एफिनिटी और हाइड्रेशन एक दूसरे पर भारी पड़ते रहता है। कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा मोड़ा जो ज्यादा होगा अगर, तो वो हाइड्रेशन का ही ज्यादा होगा। इस वाले केस में वहां आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि एफिनिटी काफी छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकला। लोग एक बार फिर से क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसको बोलते हैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी, तो लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। किसको बोलते हैं मेटल की रिएक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं मेटल की रिएक्टिविटी। बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हमने बेटा क्या पढ़ाया, मेटल की रिएक्टिविटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयन जो बनेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइजेशन। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बोलते हैं कि नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो गेन करने के बाद जो आयन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइजेशन। तो जैसे आप बोलते थे कि मेटल्स आर बाय बर्थ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट आयंस। आयंस कोई भी एजेंट हो सकता था, डिपेंड करता था ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो जैसे आप बोलते थे मेटल्स आर बाय बर्थ रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे ही बोलना होगा नॉन मेटल्स आर बाय बर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। फिर लफड़े होंगे, कुछ ना कुछ देखा जाएगा। फिलहाल अब अगर एफिनिटी या हाइड्रेशन को देखा जाए तो इसके बेसिस पर एक बार नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं। जैसे मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट और डाउन जाती थी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किधर जाएगी, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। आप इस फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से।
हम लोग इस पेज में अब सबसे पहले एक बार यही चीज को लिखें कि लेफ्ट और डाउन जाने पर जैसे मेटेलिक रिएक्टिविटी थी या आप लिखते थे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल, ऑक्सीडाइजिंग क्या है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज। आप इसी तरीके से बेटा नॉन मेटल में राइट और अप जाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट और अप जाने पर अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी। एक तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा साइज छोटा होने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा साइज छोटा होने की वजह से। दोनों ही चीजें बढ़ेंगी। गुड। तो इस वजह से आपका नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी और आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेज। देखेंगे तो मेटल वाला लेफ्ट और डाउन, नॉन मेटल वाला राइट और अप। इसमें कुछ ऑर्डर आपने लिखा था, याद करो। लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये अच्छे से हमने पढ़ाया था। टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये ऑर्डर था मेटेलिक रिएक्टिविटी का। आप बोलते थे कि ऊपर जाने पर ये मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ता था, इंक्रीजेज। आपको याद भी है एल्यूमिनियम तक हमने बोला था हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है पिछले लेक्चर में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इसके बाद हमने मैग्नीज से लेड तक बोला था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, अच्छे खासे रिएक्टिव हैं अभी भी, मॉडरेटली रिएक्टिव। और नीचे वाले को हमने बोला था नोबल मेटल्स, जो कम रिएक्ट करते हैं। अब आइए इधर, आप इधर भी ऑर्डर लिख लें। फ्लोरीन, ध्यान से देंगे, फ्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमने टॉप नॉन मेटल लिखाया। एक तो नॉन मेटल की संख्या ऐसे भी कम है, आपको पता ही है। ये टोटल कुल मिलाकर के 16, देयर आर ओनली 16 नॉन मेटल्स, आउट ऑफ व्हिच 6 आर इनर्ट एंड नोबल गैसेज। तो वी हैव ओनली 10 नॉन मेटल्स इन आवर हैंड just to compare their reactivities, and unfortunately one out of them, nitrogen, is also inert. So now we only having 9 non-metals. They are halogens 4, oxygen 7, hydrogen 8, carbon 9, sulfur 10. सिर्फ इतने ही नॉन मेटल्स है। फॉस्फोरस भी हो गया, कोई मिस कर रहे होंगे हम लोग। तो नॉन मेटल्स ऑलरेडी कम है, अच्छे से ध्यान दें। अब इसमें ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी, ये आपकी रिएक्टिविटी। देखिए हैलोजेंस के बीच में ये दोनों को इंटर करवाया है हमने, आपको ध्यान देना होगा। हैलोजन ये है, हैलोजेंस के बीच में ऑक्सीजन और ये क्लियर हमने एंटर किया। तो आपको याद रखना होगा। आप इस ऑर्डर को देख के देखिए ना, कुछ लोग सी टाइप के इंसान होते हैं जो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जब पढ़िएगा, 4 वेद होते हैं, चारों वेद को पढ़िएगा तो वेद में क्लियर लिखा हुआ है वैसे ही इंसान को सी बोला जाता है जो ऐसी चीजें लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसका एग्जांपल देखिए कितने अच्छे से वो देते हैं। आप वेद जानते हैं, चारों वेद में इस चीज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलने वाले लोगों को सी बोला जाता है। चैंपियन देखो कैसे लगाएगा, फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6, मतलब एकदम पूरा का पूरा लग गया। वाह मोदी जी वाह, कितना बढ़िया से गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया। आप पूरा रिएक्टिविटी पढ़ गए, कहीं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब दो एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो कोवेलेंट बॉन्ड से, दैट टू बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड,
तो अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखने की टेंडेंसी होती है, दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या रिएक्टिविटी? व्हाट इज रिएक्टिविटी? आप बॉन्ड को तोड़ के आइसोलेटेड एटम बन के इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्वस सॉल्यूशन में जाके हाइड्रेशन के थ्रू स्टेबलाइज होइए। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। दिस एंटायर प्रोसेस डील्स द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन-मेटल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड अपने तरफ खींच के रखो। जमीन आसमान का अंतर है, बट लोग इसको अंधाधुंध बोल देते, तो ये गलत है, बहुत पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट गलत है। तो रिएक्टिविटी अब ये है। अब इसमें देखो, फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक आप अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो, आयोडीन को थोड़ा कमजोर बोलते हो। क्या बोला हमने? इनको आप क्या बोलते हो? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बहुत बार पढ़ाया है, एक्सेप्ट I2। I2 को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं अपन। अच्छे से देखो, I2 को अपन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे अगर आयरन को फ्लोरीन से रिएक्शन कराना हो, चूंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए आयरन को वो उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर लाता है। हमने पढ़ाया भी है पीछे, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आयरन को आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण FeCl3 बना लेगा। आप आयरन को ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ, Br2 से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण FeBr3 बना लेगा। बट आयरन को आप आयोडीन से रिएक्ट कराओ, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयरन अप टू +3, इसीलिए FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट विल बी FeI2। तो आपसे हमने पढ़ाया आपको कि कंपटीशन में कई बार पूछता है कि why does FeI3 not exist? क्यों ऐसा होता है कि FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता है? तो क्या प्रॉपर रीजन दोगे? सिंस आयोडीन इज वीकली ऑक्सीडाइजिंग, सो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज Fe to Fe3+ और Fe to FeI3। ये ऑक्सीडाइजिंग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक का ये खेल हुआ कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और वीक ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमने ये आपको करवाया था। आप रिएक्टिविटी का फायदा देखें। आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं, एक बार जरा फिर से लिख दिया है, कितने हैं? हैलोजेंस और O2O3, इतने को तो हमने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम देम, अब जो बचता है, दे आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन। हालांकि सिलिकॉन और बोरॉन तो मेटल वाइड है, फिर भी नॉन मेटल की कैटेगरी में लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कई बार आपको पढ़ाया है, दे आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। और नाइट्रोजन तो हाईली इनर्ट है, काफी इनर्ट है, इनर्ट नोबल गैसेस के तरह, इसलिए ना ये ऑक्सीडाइजिंग ना ये रिड्यूसिंग, जल्दी कोई भी बिहेवियर इसके पास नहीं है। तो आप जरा अच्छे से देख लें इस बात को। जैसे मेटल में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, बट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नॉन मेटल में वही कहानी को अगर आप कंपेयर करो, तो हैलोजन O2O3 तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी जो नॉन मेटल्स बच गए, दे आर एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन, सल्फर, आप पढ़ते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी में आप थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे, 9-10 से मेटलर्जी को सीखनी होती है। कोक यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं हेमेटाइट ओर के रिडक्शन के लिए। तो कार्बन इज एन एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन, आप याद रखोगे, हमने कई बार पढ़ाया है। नॉन मेटल्स आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको हमने कई बार पढ़ाया, आज आखिरी बार इसको डील किया जा रहा है, आप इसको अच्छे से देख ले। तो हमने ये बताया कि नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, हमने कुछ रिएक्शंस डील किए, और उसमें कौन नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो दे आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और नाइट्रोजन तो हाईली इनर्ट है, नोबल गैस को हमने छोड़ दिया। केस 2 है। तो पिछले पेज में हम लोगों ने डिस्कस किया है नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड, कौन कौन नॉन मेटल अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कौन नहीं हो पाते। अब सवाल है, दो चीजें डिस्कस करनी है। पहली ये डिस्कस करनी है
कि आखिर रीजन क्या होगा। जैसे आपको मेटल के केस में सिखाया कि अगर बोला जाए वाई लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम, उसके रीजंस क्या है। वाई सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, कब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा आयोनाइजेशन पर और कब आयोनाइजेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा हाइड्रेशन पे। हमने आपको नॉन मेटल के केस में ये अच्छे से सिखाया था। अब बारी है इसी चीज को नॉन मेटल के केस में सीखने की, रीजन को लगाने की, क्योंकि आपके कंपटीशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। ये नीट का और मेन का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आईआईटी ने, एम्स ने कब का इसको पूछ के छोड़ दिया, आज से 15 साल पहले, बट नीट मेन अभी भी इन छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछता। अब तो बोर्ड पूछने लगा, 12th बोर्ड भी पूछने लगा व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। लोग उसका भी गलत जवाब देके आ जाते हैं, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपका क्वेश्चन है व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। अब क्वेश्चन को आप बेटा समझ सकते हो, रिएक्टिव वर्ड को कोई रिड्यूसिंग वर्ड भी करके पूछ सकता है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग वर्ड भी करके पूछ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग भी आपसे बोला जा सकता है। तो व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव या ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, देखेंगे अच्छे से। अब जरा सोचो, आपने पढ़ा है जिन चीजों को, उसमें रिएक्टिविटी में आपने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी ज्यादा तब होती है जब बॉन्ड डिसोसिएशन पॉजिटिव वाला टर्म कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, हाइड्रेशन ज्यादा। जरा सोचे, फ्लोरीन ज्यादा है क्लोरीन से, तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका कम है? ये कम होना चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन हैलोजन में आपको पढ़ा हुआ है, अच्छे से याद कीजिए। फ्लोरीन काफी नीचे था, आयोडीन के इक्विवेलेंट, हमने बोला था इक्विवेलेंट याद रखने पूछा जाता है। एफिनिटी को भी आपने पढ़ा है, एफिनिटी में क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। आपने हाइड्रेशन को भी पढ़ा है, मसलिन पोस्टल साइट, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तीनों में से किसी का भी ट्रेंड सेम नहीं है, सबके ट्रेंड अलग अलग है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन कम फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन को फेवर मिल रहा है। एफिनिटी ज्यादा क्लोरीन का है, तो क्लोरीन को फेवर मिल रहा है। हाइड्रेशन ज्यादा फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन को फेवर मिल रहा है। तो इस चीज का आंसर क्या बोला जाएगा? ये तो सॉल्यूशन हुआ, आंसर क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा ड्यू टू, ध्यान से, दो चीज है, एक लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन और एक हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन। बट बेटा नेगेटिव लाना है, ये कुछ भी है तो पॉजिटिव है, भले ही कम है लेकिन पॉजिटिव है। जरा सोचो अच्छे से, इसलिए हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नेगेटिव वाला है, ये है और ये है। तो बोलेंगे ड्यू टू मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन, मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोरीन। बट अगर मोर देन वन करेक्ट में रहा, तो मोर देन वन करेक्ट में दोनों चीजें जाएंगी, आप जरा समझ लीजिए। मोर देन वन करेक्ट में दोनों चीजें जाएंगी। कौन दोनों चीज? हाई हाइड्रेशन एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन, तब दोनों चीजें जाएंगी ऑफ फ्लोरीन। क्या आप लोगों को यह समझ में आया? यस और नो जल्दी से एक बार आप बता दें, मोर देन वन में कैसे होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलो, ये जब हमारा क्लियर हो गया, तो अब आपसे नेक्स्ट सवाल है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, व्हाई? इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जिनको बुलाया जाएगा सिर्फ वही जवाब देंगे, कोई दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। आप अच्छे से देख ले, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, आप अच्छे से देख ले, जिनका नाम लिया जाएगा सिर्फ वही जवाब देंगे, दूसरे लोग जवाब नहीं देंगे। मोहित राज, Yes, sir. बताइए बेटा।
नहीं जवाब दे पा रहे। अनमोल, 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 नहीं है क्लास में। अनुमेहा, यस सर। व्हाइट क्लोरीन, सर क्लोरीन ज्यादा होगा बिकॉज सर क्लोरीन का मोर नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा सर। ये दोनों फैक्टर ना। यस सर। हाँ डेफिनेटली, देखो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन आयोडीन से लोगों ज्यादा है, तो ये तो इसको फेवर नहीं करेगा, ये तो आयोडीन को फेवर करेगा। एफिनिटी ज्यादा है क्लोरीन की और हाइड्रेशन भी क्लोरीन की ज्यादा है आयोडीन से, इसलिए ये दोनों फैक्टर होगा। और दोनों का दोनों इस बार रीजनेबल है, बट ओनली वन में अनुमेहा कौन सा रीजन करोगे? सर ओनली वन में सब वो नहीं पता, सब वो कंफ्यूज है। अभी क्लास स्टार्ट करने के समय में पहले बोर्ड पे फर्स्ट लेक्चर, पहला जो बोर्ड हमने पढ़ाया उसमें बताया है बेटा, दिमाग पर जोर डालो। दोनों नेगेटिव है, सोचना है कि दोनों में से कौन लार्ज नेगेटिव होगा, हाइड्रेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन, हाइड्रेशन या एफिनिटी। हाइड्रेशन हमने अभी पढ़ाया था, ठीक है। यस सर। हाइड्रेशन। यस सर। तो इसका आप आंसर लिखोगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन, और ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हालांकि क्वेश्चन पूछने वाले को भी ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए, तभी वो पूछ पाएंगे, नहीं तो वो आप समझिए ना क्यों फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा पूछा जाता है। समझिए नीट और मेन में क्यों फ्लोरीन ज्यादा पूछा जाता है क्लोरीन से, क्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे क्लियर है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो फैक्टर सपोर्ट करता है, पॉजिटिव का नाम ही नहीं लेना है तो नेगेटिव लेना है, यहाँ दो नेगेटिव में है तो बच्चा सोचेगा कैसे कि कौन डोमिनेट करेगा, इसीलिए वो जेईई मेन और नीट सिंपली वो नहीं पूछते हैं, बट आईआईटी पूछते हैं, अच्छे से बजा के पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि एफिनिटी बहुत छोटा वैल्यू होता है जी, हमने कई बार वैल्यू किया है, पीटी में हाईएस्ट एफिनिटी हैलोजेंस की होती है, जिसमें क्लोरीन की 360 और फ्लोरीन आते आते 150 हो जाती है, और हाइड्रेशन 4 डिजिट में होता है, मतलब 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर में होता है हाइड्रेशन। तो आप अनुमान लगाएं, इसका मतलब नेट खत्म हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी जो हुआ वो रिलेटिवली एक बड़ा फैक्टर हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? 17-18 पहुंच गया और रुकिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है O2 ग्रेटर देन O3 ग्रेटर देन O2 रिएक्टिविटी Y। सौरभ राज आपको जवाब देना, ओजोन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा है? ओजोन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा है? सर हीट ऑफ हाइड्रेशन देन O2। हीट ऑफ हाइड्रेशन। जूली क्लास में हो? यस सर। बताओ। यस सर, हीट ऑफ हाइड्रेशन ही होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन, गुड। अनुप्रज्ञा क्लास में हो? ईशा क्लास में हो? ईशा क्लास में हो?
Yes, sir. क्लास में बताइए। So heat of hydration और एक ozone really dissociate to form oxygen and free radical of oxygen. So ozone is more reactive than oxygen. Ozone decomposes to dioxygen and nascent oxygen. Yes, sir. तो इससे ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या कंपैरिजन कैसे होगा? So one is the hydration one and the second one I said is this. नहीं तो सेकंड वन से कैसे कोरिलेट करोगे? फर्स्ट इज हाइड्रेशन, ठीक है, ओके, बट सेकंड वन से कैसे कोरिलेट करोगे? चलिए, वेरी गुड, रिप्लाई किए, अच्छी बात है। सुरभि, सुरभि, यस सर। बताइए बेटा। सर हाइड्रेशन एनर्जी होगा। हाइड्रेशन एनर्जी, चलिए। और सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O3 का कम है। ये मेरे को क्या पता, ये तो आप बताओगे ना। सर ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हो सकता है, सकता क्या होता है कॉम्पोजिशन? अगर मोर देन वन करेक्ट होगा तो ये पता कैसे चलेगा? हमने आप लोगों को सर क्या एमओटी पढ़ाया था कि कैसे बाइन्यूक्लियर को पॉलीन्यूक्लियर के साथ कैसे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। 3 फैक्टर है अपने पास, बॉन्ड डिसोसिएशन, हाइड्रेशन और एफिनिटी। आप लोगों ने गड़बड़ ये किया है, पहले तो ये देखना होगा कि O3 को किस में जाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है तो O3 को भी O डबल- में जाना है, और O2 को भी किस में जाना है, O2 को भी O डबल- में जाना है। तो बेटा किसी भी हिसाब से हाइड्रेशन और एफिनिटी तो रीजन बनेगा ही नहीं इस बार। किसी भी हिसाब से हाइड्रेशन और एफिनिटी तो रीजन बन ही नहीं सकता है जी। क्यों नहीं बन सकता हाइड्रेशन और एफिनिटी रीजन? क्योंकि दोनों का हाइड्रेशन O डबल- का ही होगा, सेम है, और एफिनिटी ऑक्सीजन ही गेन करेगा, वो भी सेम है। तो रीजन तो सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन बन सकता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे कंपेयर होगा? हमने पढ़ाया है आपको एमओटी में, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से दोनों सेम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.0। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? O3 से ज्यादा है O2। तो आप बोलेंगे इसका सही आंसर क्या लिखा जाएगा? ड्यू टू O3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, हमने पढ़ाया है। तो ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ओजोन, ये जवाब होगा। क्या ऐसा समझ में आया? Yes, sir. गुड। बाकी लोग समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. 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 शॉर्ट ले। Yes, sir. हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर। reactivity of metals with water, वाटर के साथ मेटल की रिएक्टिविटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि वाटर के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच। तो अगर आप एक्टिव हाइड्रोजन वाले एलिमेंट से
कंपाउंड से मेटल को रिएक्ट कराना चाहते हैं तो यू विल हैव टू कंसीडर द एक्टिव मेटल्स, मतलब मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच आर अबव हाइड्रोजन। तो आप उनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस an inflammable product dihydrogen H2. That's why sodium or potassium like metals start to burn in water just due to formation of dihydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक inflammable product, water OHH, आप समझ रहे हैं, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, so only active metals do react with water। अब सीरीज में है जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो कोल्ड वाटर से, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा एस ब्लॉक जैसे वो कोल्ड वाटर से, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव होगा वो गर्म करना पड़ेगा, तब डेल्टा जी जाके नेगेटिव होता होगा। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो हॉट वाटर से देखेंगे अच्छे से आप, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कोल्ड वाटर से, जो मॉडरेटली होंगे वो हॉट वाटर से। आ जाइए, पहला नंबर रिएक्शन कोल्ड वाटर से कौन करता है? हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक, मेटल प्लस वाटर, कोल्ड क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। आप जानते हैं काफी ज्वलनशील प्रोडक्ट है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, और प्लस बचेगा मेटल का ऑक्साइड जो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स तो हमने पढ़े हैं सारे सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक्चुअली ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। कौन है? एस ब्लॉक मेटल्स। तो एस ब्लॉक मेटल्स के तो हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते ही हैं जी, वो भी एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम। आप जानते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम वाले इनसॉल्युबल है। तो इस रिएक्शन को जब आप डील करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि एस ब्लॉक मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। वहीं अगर हॉट वाटर से बेटा लेना है, आप लोग 11th 12th में इसीलिए उसी लेवल पे जाकर के चीजों को डील करना होगा। बाकी बहुत कुछ किया जा सकता है बट काम का नहीं है, आपकी जो काम का है सिर्फ वो डिस्कस करना। अब आपको बाकी रेस्ट एक्टिव मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करना पड़ेगा। जो बाकी एक्टिव मेटल्स होंगे वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, या कभी कभी बॉयल करना होगा, बट प्रोडक्ट वही देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट आप जानते हो कि एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। आपको पता है अच्छे से, मेटल के हाइड्रोक्साइड में सिर्फ एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड ही सॉल्युबल है, बहुत बार पढ़ाया है, वो भी बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। तो ये सारे रेस्ट एक्टिव मेटल्स इसमें आ गए, ठीक है। और ये हॉट इंक्लूडिंग मैग्नीशियम, बेरिलियम को छोड़ दो, बेरिलियम अभी भी नहीं है इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस बार मेटल आयरन नहीं, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर आयरन नहीं है। आयरन को छोड़ के बाकी एक्टिव मेटल्स है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले रेस्ट एक्टिव मेटल्स एस ब्लॉक छोड़ के, मैग्नीशियम वहां हटा है, मैग्नीशियम यहाँ है, और बेरिलियम तो ना कोल्ड से ना हॉट से कहीं से रिएक्शन जल्दी करता ही नहीं, तो बेरिलियम को छोड़ दो, वो हाईली पैसिव है टुवर्ड्स वाटर, इसलिए बेरिलियम को आप छोड़ के चलिए। आ जाइए अच्छे से आप देखें, पॉइंट है अब एक स्टीम बच रहा है, स्टीम को भी डिस्कस कर लिया जाए। स्टीम से रिएक्ट करने वाला एक मेटल है आयरन, सिर्फ अकेला आयरन, वो भी रेड हॉट। जब रेड हॉट मेटल लोगे आयरन और उस पर से आप वाटर डालोगे तो ऑलरेडी ये स्टीम हो जाएगा। रेड हॉट करके वाटर डालोगे तो ना वाटर रहेगा ना आइस रहेगा, क्या होगा? वो स्टीम हो जाएगा। तो स्टीम हो गया, अब बनता है FeO और Fe2O3 दोनों का मिक्सचर। FeO ब्लैक कलर का होता है, हमने आपको कलर में याद करवाया था। Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है, और इस मिक्सचर को आप Fe3O4 बोलते हो।
रेड ब्राउन कलर बोल सकते हो उसका, जंग यही है, रस्ट यही है, और प्लस डायहाइड्रोजन, ये आपका वाटर से रिएक्शन है। इसीलिए बोला भी जाता है कि आप जब भी खाना पकाएं तो लोहे की कढ़ाई में खाना ना पकाएं। जो आपका पैन होना चाहिए, जो आपका बर्तन होना चाहिए, वो आयरन, प्योर आयरन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, खाना पकाने में स्टील का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज स्टील इज कंप्लीटली पैसिव टुवर्ड्स, इवन टुवर्ड्स स्टीम। स्टील इज इवन पैसिव टुवर्ड्स स्टीम। स्टील को रेड हॉट कर दोगे तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। बट गांव भर में अगर आपने कभी देखा होगा तो एक प्योर लोहे वाली बर्तन होती है, ब्लैक कलर वाली टाइप की होती है, तो आप देखेंगे उसको कि जब उसमें खाना पकता है तो पकने के बाद जब आप धोने के लिए उसको ले जाते हो, देखो पूरा रेड ब्राउन रस्ट उस पर चढ़ा हुआ रहेगा। एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन भी बनता है और उसमें खाना बहुत जल्दी जलता है, आप फील किए होंगे। प्योर लोहे वाली जो कढ़ाई होती है उसमें कोई चीज जब बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा खाना जलता है, उसमें बहुत ज्यादा जलता है, तो एक्चुअली वो हाइड्रोजन गैस के कारण बर्न होता है तेजी से। बट वो लोहे की कढ़ाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी जाती है मक्के भूनने के लिए, मक्का या कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा ग्रेन जिससे लावा हम लोग बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न टाइप का जो होता है, पॉपी होता है काफी, फ्लफी होता है काफी, तो उस टाइप का कुछ भी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपन बालू डालते हैं, सैंड डालते हैं, तो वहां हाइड्रोजन, वो ड्राई मीडियम होता है कंप्लीट, वहां हाइड्रोजन नहीं फॉर्म करता, इसलिए उसके लिए वो बेटर होता है थोड़ा। बट जिस चीज में भी मॉइस्चर है, कोई ऐसा चीज अगर आप पका रहे हैं जिसको आप गीला यूज करने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो आप समझिए वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। हाइड्रोजन का आप इंटेक कर लीजिए, और हाइड्रोजन की वजह से वो जलेगा भी तेजी से। तो हमने वाटर से मेटल का रिएक्शन करवाया। अगर बातें की जाए लैंथेनाइड्स इन सब में कहा है, तो हमने पढ़ाया है कि लैंथेनाइड्स आपको कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वो भी इसी में आ जाएगा। लैंथेनाइड्स भी यही, लैंथेनाइड्स भी यही, क्योंकि लैंथेनाइड की रिएक्टिविटी हमने आपको पढ़ाया है मैग्नीशियम से थोड़ी ज्यादा होती है, बट सोडियम कैल्शियम से कम होती है। तो लैंथेनाइड भी हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्टेबल +3, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को बना के डायहाइड्रोजन। तो आप इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब हम इसका एग्जांपल्स लिखने वाले हैं जिससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। आइए एग्जांपल्स लिए जाए। सोडियम +H2O, बोलोगे सर कोल्ड में रिएक्शन कर जाएगा, गर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या बनेगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम +H2O और लिख दूं कोल्ड, बोलोगे सर नहीं, नो रिएक्शन होगा। अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम +H2O गर्म कर दूं, बोलोगे सर होगा, MgOH2 प्लस हाइड्रोजन, लेकिन सर इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल होगा ये। अगर मैं बोलूं बैरियम +H2O, बोलोगे सर S ब्लॉक है, कोल्ड में ही होगा, BaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये सॉल्यूशन होगा क्योंकि S ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। अगर मैं बोलूं कि सिल्वर को रेड हॉट कर दूं और इस पर स्टीम डाल दूं तो क्या होगा? जवाब होना चाहिए आपका लॉकडाउन में पैसा बर्बाद करना अच्छी चीज नहीं है। अगर मैं लिखूं जिंक पर H2O हॉट डालूं, क्या बनेगा? बोलोगे सर जिंक +2 में बनाता है ZnOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम पर वाटर डालोगे, कोल्ड डालना है तो क्या होगा? बोलोगे रिएक्शन नहीं करेगा। अगर बोलो कि इसको गर्म किया जाए तो बोलोगे करेगा, AlOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर किसी लैंथेनाइड्स के बारे में पूछ दिया जाए कि चलो मैं बोल देता हूं Zd गैल्वेनियम +H2O कोल्ड, बोलोगे सर नहीं रिएक्शन करेगा। मैं बोलूंगा रिएक्शन कैसे करेगा? बोलोगे सर आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, ZdOH3 सब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और प्लस हाइड्रोजन। मैं बोलूंगा कि ये सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल, बोलोगे सर इनसॉल्युबल होगा। तो कॉपर +H2O कोल्ड या हॉट, बोलोगे सर किसी में भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमने वाटर से मेटल का रिएक्शन कराया। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को भी कुछ भी? यस नो जल्दी बताएं। नो सर। नो सर। No, sir. No, नो सर। नो सर, नो सर। अब हम लोग चले रिएक्शन नंबर 4 पर। ये 3 था मेटल का वाटर से रिएक्शन।
बहुत सारी चीजें, मतलब चीजों को सिर्फ 11th 12th और कंपटीशन लेवल के अराउंड में डील कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें पढ़ी जा सकती है, जैसे इंडियम है, थैलियम है, सॉरी गैलियम और इंडियम है, ये दोनों वाटर से हाई एक्टिव मेटल, बट वाटर से तब तक रिएक्शन नहीं करता जब तक एक्सेस ऑक्सीजन न डाला जाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है टेक्निकली आप कर सकते हैं, बट कोई यूज का नहीं है आपके लिए। जैसे मान लो टीन का वाटर से, अगर मैं बोलूं कोल्ड में, बोलो नो रिएक्शन, तो किसमें तो गर्म करना पड़ेगा। टीन किस में बनाएगा, 2 या 4 में, बोलोगे सर 4 में बनाएगा, SnO2+ नाइट्रोजन। वही मैं बोलूं सेम ग्रुप का अगर लेट लोगे तो क्या बोलोगे सर कोल्ड में तो खैर नहीं ही होगा, और हॉट में जो सर होगा वो आप 4 में मत बना देना इस बार, क्योंकि सर इनर्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, आपको सर 2 में ही बनाना पड़ेगा। PbO या PbO का छोड़ जो भी लिखो आप सर, पर 2 में ही बनाना पड़ेगा, और प्लस आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 4 में इनर्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए 4 में नहीं बनाएगा। एनीवेज, रिएक्शन नंबर 4, reactions of non-metals towards water। ये हमने काफी अर्ली डेज में पढ़ाया था, फिर भी एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, तेजी से निकालूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन किए, इसलिए एक बार और नॉन मेटल का वाटर से रिएक्शन में डील कर रहा हूं। चलो आज सबसे पहला, क्यों ना इनर्ट एंड नोबल गैसेस लिए हैं। आप बोलोगे कि सर रिएक्शन होगा नहीं, बहुत सही बात है, बावजूद उसके दे आर वाटर सॉल्युबल, स्टिल दे आर वाटर सॉल्युबल, स्टिल दे आर वाटर सॉल्युबल। हमने आपको पढ़ाया है कि बावजूद उसके ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू डायपोल आइडियल इंटरेक्शन। डायपोल आइडियल इंटरेक्शन की वजह से सॉल्युबिलिटी है, हमने इसको करवाया भी। चलो एक बार थोड़ा डील कर रहा हूं। जैसे मान लो ज़ेनॉन को आपने पानी में डाला, तो ज़ेनॉन के एटम्स के बीच पहले आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। जैसे ही आपने पानी में डाला, इस ज़ेनॉन के चारों ओर जो इसका इंड्यूस्ड डायपोल है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस इंड्यूस्ड डायपोल है, जबरदस्ती का क्रिएट हुआ डायपोल। हमने पढ़ाया था नॉन पोलर सब्सटेंस में इंड्यूस्ड डायपोल होता है और पोलर में डायपोल। तो अब इसके डेल्टा प्लस वाले एंड से वाटर अटैच होगा, वाटर का नेगेटिव डायपोल, और ये पहले वाले फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये वाला फोर्स, और वाटर का पॉजिटिव डायपोल अटैच हो जाएगा इसके डेल्टा माइनस वाले पार्ट से। इस तरह से प्रैक्टिकली हर एक ज़ेनॉन को 6 H2O मॉलिक्यूल घेर लेता है। ज़ेनॉन अलग हो गया, जो ज़ेनॉन पहले एक साथ था अब वो ज़ेनॉन अलग हो गया। ज़ेनॉन को, हर एक ज़ेनॉन एटम को 6 H2O मॉलिक्यूल अपने तरफ, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेता है। Xg.6H2O हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन Xg.6H2O। और ये जो Xg.6H2O है, आप इसको डॉट पढ़ते हैं, इनटू नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस डॉट का मतलब होता है इंटरेक्शन। तो सॉल्युबल क्यों हुआ? क्योंकि एटम्स को अलग अलग करके और एटम को वाटर ने लॉक कर लिया, डिसॉल्व हो गया वो, अब वाटर से वो सराउंड हो गया। तो सॉल्युबिलिटी किस वजह से हुई? इस डायपोल के कारण, जिसका इंटरेक्शन किससे हुआ? इंड्यूस्ड डायपोल से। इसीलिए हमने लिखा था दे आर वाटर सॉल्युबल एंड सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू डायपोल आइडियल इंटरेक्शन। और ये डायपोल आइडियल इंटरेक्शन भी एक तरीके का वैन डर वाल्स फोर्स ही है, ये भी वैन डर वाल्स फोर्स ही है, बट इस वैन डर वाल्स फोर्स से वो वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है हमने पढ़ाया था, ये आईडी होता है नॉन पोलर में, और पोलर में डायपोल आता है। तो डायपोल आईडी स्ट्रांग है आईडी से। तो इस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ज़ेनॉन आइसोलेट करके वाटर में डिसॉल्व हुआ, तो सॉल्युबिलिटी इज सेड टू बी ड्यू टू डायपोल आइडियल इंटरेक्शन। और ये वैन डर वाल्स फोर्स कब स्ट्रांग होता है, हमने आपको पढ़ाया है, जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तब वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट किधर ज्यादा होगा? ज़ेनॉन की तरफ। इसीलिए इनर्ट नोबल गैसेस वाटर में सॉल्युबल है एक्सेप्ट हीलियम, एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, solubility increases down the group just due to increasing aggregate molecular weight of clagrate or hydrate,
इसको क्लैग्रेट भी बोलते हैं या हाइड्रेट भी बोलते हैं। तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इस ट्रेंड को क्लियर किया जाए। Since strength of van der Waals forces directly proportional to molecular weight, therefore जो solubility है वो ऐसे runs in the order, this order, इस ऑर्डर में ये सारे soluble हैं। एक हीलियम ही है जो insoluble कहा जाता है क्योंकि काफी कम मॉलिक्यूलर वेट है और सरफेस एरिया भी काफी कम है इसका, इस वजह से। और इतना ही नहीं, दे आर इवन सॉल्युबल इन सम अदर ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स लाइक फिनॉल वगैरह भी, इवन दे आर सॉल्युबल इन सम अदर ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर नहीं, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक जैसे मान लो इसमें डाल दोगे फिनॉल, पिरिडीन THF वगैरह भी डाल सकते हो, हालांकि THF उतना स्ट्रांगली पोलर नहीं होता, प्रोटिक होता, बावजूद उसके। चलो जैसे एग्जांपल में ऐसे ले सकते हो, अगर आप रेडॉन है ये, रेडॉन को आप फिनॉल में डाल दोगे तो देखो फिनॉल के पास क्या है, वाटर की तरह ही, फिनॉल के पास क्या है, वाटर की तरह ही डायपोल है, ये डायपोल है। तो जैसे ही फिनॉल को पानी में डालोगे, फिनॉल रेडॉन को फिनॉल में, तो देखो क्या बनेगा, Rn डॉट फिनॉल होल 2। क्या मतलब हुआ जरा समझो, एक रेडॉन को दो फिनॉल ने लॉक किया है, रेडॉन का इंड्यूस्ड डायपोल और फिनॉल का डायपोल, कौन सा यहाँ पर फोर्स है, फिर से डायपोल आईडी इंटरेक्शन की वजह से सॉल्युबल हुआ। तो अगर पूछा जाए नोबल गैसेज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और इन वाटर, व्हाई, तो बोलोगे जस्ट ड्यू टू डायपोल आईडी इंटरेक्शन। और हाँ, इस बार इसको हाइड्रेट नहीं बोलना बेटा, हाइड्रेट कब बोलते हैं, जब हाइड्रा वाटर है, इसको बोलते हैं क्लैग्रेट। क्लैग्रेट में कोई भी चीज चलेगा सॉल्वेंट के रूप में, बट हाइड्रेट में सिर्फ वाटर चलेगा। मतलब ऑल हाइड्रेट्स आर क्लैग्रेट्स बट ऑल क्लैग्रेट्स आर नॉट हाइड्रेट्स। फिनॉल हमने ले लिया तो आप हाइड्रेट नहीं बोल सकते, हाइड्रा वाटर तो है नहीं, तो आपको क्लैग्रेट बोलना पड़ेगा। तो चलो हमने इनर्ट एंड नोबल गैसेस का किया ए नंबर में। बी नंबर में आते हैं अपन हैलोजेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पीछे पढ़ाया भी है, फिर से एक बार डिस्कस किया जाए। इस बार रिएक्शन होगा, वहां तो रिएक्शन नहीं हुआ, डायपोल आईडी से सॉल्युबल हुआ, इस बार रिएक्शन हुआ। ध्यान दो, फ्लोरीन H2O कोल्ड लोगे पहला नंबर, तो HF plus O2 आएगा with some amount of O3, थोड़ा सा अमाउंट O3 का आता है, और ये रिएक्शन का डेल्टा H लार्ज नेगेटिव होता है, काफी ज्यादा नेगेटिव। मतलब ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इतना ज्यादा कि वायलेंट बोल सकते हो, विस्फोट कर जाएगा। अगर आप फ्लोरीन गैस को अचानक बॉटल से खोल दोगे तो एयर में आने के साथ वो मॉइस्चर से, वाटर से जो मॉइस्चर है वो रिएक्ट करके स्पार्क टाइप का देगा। तो फ्लोरीन गैस को डायरेक्ट वाटर के टच में आप कभी नहीं ला सकते, और जो बनेगा वो HF बनेगा, और HF तो जानते हो हाईली कोरोसिव होता है, इसीलिए फ्लोरीन गैस से खेलना बहुत खतरनाक है। HF इज हाईली कोरोसिव, अगर आपके हाथ पर प्योर HF गिराया जाए वो आपके हाथ से बाहर नीचे से निकल जाएगा। HF इज हाईली डेडली कोरोसिव। जो बोला जाता है कि चेहरे पर एसिड फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया, एक्चुअली दे यूज HF। H2SO4 से उतना डैमेज नहीं होगा, वो थोड़ा रिपेयरेबल है। HCl से भी उतना डैमेज नहीं होगा जितना HF से। HF तो खत्म कर देगा, बचने के कोई चांसेस नहीं होते जल्दी। HF इज हाईली कोरोसिव। HF के किसी टब में अगर आप हाथ डालोगे, हाथ निकालोगे तो जितना दूर आपका हाथ जाएगा वो गायब। HF को अगर इस ग्लास में डालोगे, ये ग्लास है, शीशे के ग्लास को तो वो देखना नहीं चाहता, लैबोरेटरी में जो ग्लास होता है, अगर आप इसमें HF डालते चले जाओगे, इसको टेबल पे रख के, तो इसका साइज छोटा होते चले जाएगा।
मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये ग्लास पूरा का पूरा ग्लास HF में डिसॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी लैबोरेटरी के बर्तन में HF को आप रख भी नहीं सकते, उसके लिए एक स्पेशल एलवाई बनाया जाता है। हमने पढ़ाया है बहुत शुरू में, मोनल आयरन, मोनल मेटल, आयरन एंड निकेल का वो एलवाई होता है। आयरन निकेल, सॉरी कॉपर एंड निकेल, और 5% आयरन भी इसमें मिलाया जाता है। मेनली कॉपर और निकेल रहता है, तो मोनल बोलते हैं उसको। तो मोनल एलवाई के पॉट में रखा जाता है HF को। HF इज हाईली डेडली कोरोसिव, पॉइजनस होता है अगर उसका इंटेक हुआ। इसलिए फ्लोरीन गैस को अगर सूंघेंगे तो बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन सूंघने के साथ फ्लोरीन आपके नोस्ट्रल्स में एंटर करके मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा सरफेस पर हर जगह अंदर, और HF बनाते चले जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन के सारे टिश्यूज डेड हो जाएंगे। अगर आप बच भी गए स्मॉल अमाउंट में इनहेल करने से, तो आपके सूंघने की शक्ति, इनहेलेशन एबिलिटी कंप्लीटली चली जाएगी, फेड नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। आप किसी भी चीज को इनहेल करके फिर पहचान नहीं पाएंगे दोबारा कि हमने क्या इनहेल किया है। टेस्ट आपका चला जाएगा। अगर बहुत मामूली अमाउंट में किए, थोड़ा ज्यादा एक बार खींच लिए, तब तो आप गए कहां से। तो फ्लोरीन इज डेडली पॉइजनस। किस वजह से? क्योंकि उसका जो HF बनता है उस वजह से वो पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, वहीं पर क्लोरीन इतना खतरनाक नहीं होता है। क्लोरीन इज पॉइजनस आल्सो, बट इतना डेडली पॉइजनस नहीं होता क्लोरीन, क्योंकि वो HCl बनाता है, और HCl इतना हार्मफुल नहीं होता है। HCl तो एब्डोमिनल पार्ट में भी, पेट में भी HCl होता है। हम मर तो नहीं जाते हैं, बट पेट में HF नहीं होता। तो फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके, कोल्ड वाटर से, ये वायलेंट रिएक्शन होता है और हाईली एक्सोथर्मिक होता है फ्लोरीन का। तो आप गर्म पानी की तो सोच भी नहीं सकते, ठंडे पानी में ब्लास्ट करना HF+O2 और थोड़ा अमाउंट में O3 भी बनेगा। सारे रिएक्शंस याद रहने चाहिए फ्लोरीन का। एक रिएक्शन है, आप जरा देख लो, फ्लोरीन पर वाटर डालोगे, जरा टेम्परेचर देखो तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40 के बीच में, मतलब इस टेम्परेचर रेंज में अगर रहेंगे, ना नीचे ना ऊपर, तो HF, ये समझ रहे हैं कौन सा टेम्परेचर है? ये तो आप इस टेम्परेचर को देखिए -40, ये तो सियाचिन में भी ठंडी महीने में नहीं पहुंच पाता, -30 -35 तक पहुंचता है सियाचिन में विंटर में। ये -40 और ये -200, ये तो अर्थ पर है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। -50 टू -60 के नीचे अर्थ पर है ही नहीं टेम्परेचर, ये -200। तो काफी लो प्रेशर पर आपको जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये टेम्परेचर आपको मिलेगा। मतलब कम से कम अर्थ से 30 किलोमीटर हाइट पर आप उड़ेंगे, 25-30 किलोमीटर पर, तब जाकर उतने लो प्रेशर पर ये टेम्परेचर आपको मिलेगा। अब लैबोरेटरी में अगर आप इतना टेम्परेचर करवाने में कामयाब हुए, तो समझिए ये वाटर तो है नहीं, ये आइस भी नहीं है, समझ लो क्या है आइस के टाइप का। तो रिएक्शन होता है HF+HOF। HOF देख रहे हैं, ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन तो ऑक्सो एसिड बनाता नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का +1 नहीं होता। यहाँ भी एक्चुअली +1 नहीं है। ऑक्सो एसिड में फ्लोरीन का, ऑक्सो एसिड में तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ भी -1 ही है फ्लोरीन। बाकी ऑक्सो एसिड में हमेशा +1। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि why फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, जनरल क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है। तो आप इसका जवाब क्या लिखते हो, आंसर क्या देते हो? एस फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जवाब देते हो, क्योंकि बेटा जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। HOCl क्लोरीन +1, H2SO4 सल्फर +6, कोई भी लेते हो, HClO4 क्लोरीन +7। तो ऑक्सो एसिड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसीलिए फ्लोरीन नहीं बनाता। बट हमने आपको इसी वजह से ये करवा के दिखा दिया कि ये देख फ्लोरीन ऑक्सो एसिड बना रहा है, लेकिन हाँ अभी भी पॉजिटिव नहीं है। और किस कंडीशन पर बना रहा है? एक बहुत ही ड्रास्टिक, डिफिकल्ट, वहियात कंडीशन है, जो हम लोग लैबोरेटरी में जल्दी आसानी से क्रिएट भी नहीं कर सकते। बट है, आपको जानना तो आप जाने। तो हमने पहला हैलोजन लिया फ्लोरीन का वाटर से रिएक्शन। हम लोग बाकी हैलोजन की तरफ आते हैं। आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला हैलोजन हमने फ्लोरीन किया, जो कोल्ड वाटर से HF+O2 मिला और विद सम अमाउंट ऑफ O3। नीचे वाला कंडीशन रेयर कंडीशन, उसको जल्दी जिक्र नहीं करना। HF+O2 विद सम अमाउंट ऑफ O3। सेकंड ले रहा हूं मैं इसमें 2 बी नंबर हैलोजन, और उसमें 2 है अदर हैलोजन्स। बाकी हैलोजन्स पर आ जाओ, ध्यान से देखो। X2 इस बार बाकी हैलोजन्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके बनाते हैं HX+HOX।
जाहिर सी बात है ऑक्सी एसिड है, +1 देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आप गर्म पानी लेते हो तो ये HX प्लस HXO3, इस बार हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ऑक्सो एसिड है। ध्यान से देखो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसका नाम होगा हाइपोहेलस एसिड। और HClO3 क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम होगा क्या, हेलिक एसिड। अच्छे से देखेंगे आप। अब जो इसमें ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, वो ऑर्डर ऐसा है, जरा ध्यान देंगे। फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन ये ज्यादा, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन काफी कम है, जैसे फ्लोरीन काफी ज्यादा है वैसे आयोडीन काफी कम है। अब अच्छे से समझा जाए, जो फ्लोरीन है इसका तो डेल्टा H लार्ज नेगेटिव हो जाएगा, ये हाईली सॉल्युबल है, बहुत ही ज्यादा। ये कोल्ड वाटर से बात हो रही है, ये इजीली सॉल्युबल है, अच्छे से सॉल्युबल है, ये भी आसानी से। बट बेटा ब्रोमीन लेस सॉल्युबल है, मतलब एक इक्विलिब्रियम ले लेगा, और आयोडीन इनसॉल्युबल है, दोनों में इनसॉल्युबल है, कोल्ड या हॉट वाटर दोनों में इनसॉल्युबल है। हमने पीछे पढ़ाया भी है, उम्मीद है सभी लोगों को याद होगा ये अभी भी। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, हाईली सॉल्युबल, क्लोरीन भी आसानी से सॉल्युबल, ब्रोमीन लेस सॉल्युबल, आयोडीन इनसॉल्युबल। रिएक्शंस या ब्लॉक जो होते हैं वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यही वजह है कि हम सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में फोकस ब्लॉक पे ही करते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं कंप्लीटली। तो आप याद कीजिए, इन सब चीजों को हमने 1 बार 2 बार 3 बार पहले पढ़ाया है। वजह क्या है, ये कंपटीशन में ज्यादा आने वाली चीजें हैं, लोग को यही याद नहीं रहता, इसी को लोग बैठ के रटते रहते हैं। बॉन्डिंग लोग नहीं रटते हैं, पीटी लोग जल्दी नहीं रटते हैं, कोऑर्डिनेशन लोग जल्दी नहीं रटते हैं, रटते क्या है, ब्लॉक रटते हैं। इसीलिए उसको 2-3 बार पढ़ाने का प्रावधान रखते हैं पूरे सिलेबस में, कि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले 2-3 बार ब्लॉक रिवाइज हो जाए। वैसे चीजें जो कंपटीशन में आए वो आपकी जबान पर चलते रहे, बट आप क्लास अटेंड करें कम से कम, तब ऐसा होता है कि आपकी जबान पे चलेगी। बस लिंक शेयर करने से नहीं होता है कि हमने लिंक शेयर किया और आपको लिंक मिला, क्लिक किए फिर चले गए नाश्ता करने के लिए। तो फ्लोरीन इज हाईली सॉल्युबल, क्लोरीन भी आसानी से, ब्रोमाइन जो है वो कम सॉल्युबल है। जरा इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए। हमने बोला बेटा देख, क्लोरीन प्लस H2O लेगा तो अभी भी HCl प्लस HOCl आया, और अभी भी ये नेगेटिव है, मतलब अभी भी ये एक्सोथर्मिक है, अच्छा खासा नेगेटिव है। बट हमने बोला कि ब्रोमीन का जब रिएक्शन कराओगे वाटर से, ये लेस सॉल्युबल है। जरा ध्यान दें, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, नेक्स्ट राइट साइड। क्लोरीन का कलर होता है एप्पल ग्रीन, जैसे फ्लोरीन का कलर हमने पढ़ाया पेल येलो। क्लोरीन का कलर आपको पता है एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन को आप ग्रीनिश येलो भी कह सकते हैं, हल्का सा हरा और ज्यादा पीला, ग्रीनिश येलो भी कह सकते हैं आप। बट ये कंप्लीट कन्वर्ट कर गया इसमें, और ये दोनों ही कलरलेस है। इसीलिए बेटा क्लोरीन वाटर का कलर बोला जाएगा कलरलेस। आप अच्छे से सीख लें, कभी भी केमिस्ट्री में क्लोरीन वाटर का कलर आए तो कलरलेस होता है। चलो एक बात को गौर से सीखेंगे, अभी हम आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्लोरीन वाटर जो है वो कलरलेस है। अब आ जाओ, क्लोरीन वाटर कलरलेस है। अब ब्रोमीन को डिस्कस करते हैं, ब्रोमीन प्लस H2O। हमने बोला ये लेस सॉल्युबल है। पहले तो इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, हल्का लाल और ब्राउन ज्यादा, रेडिश ब्राउन बोलते हैं। हमने बोला लेस सॉल्युबल है, मतलब ये कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं भी करेगा। HBr plus HOBr once again they are colorless, बट पॉइंट क्या है, कुछ ये भी बचा रहेगा। इसीलिए जो ब्रोमीन पानी का कलर होगा, ब्रोमीन वाटर होगा, जो ब्रोमीन वाटर होगा बेटा, ये अब क्या बोला जाएगा, रेड ब्राउन सॉल्यूशन। लेकिन क्लोरीन वाटर में कलर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन वाटर में क्लोरीन अच्छे से रिएक्ट किया, और अच्छे से रिएक्ट करने की वजह से कंप्लीट कन्वर्ट कर गया है किसमें, कंप्लीट कन्वर्ट कर गया है किसमें, HCl प्लस HOCl में। बट ये दोनों में रहा है, इसीलिए इसका कलरलेस होगा, जबकि ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन सॉल्यूशन होगा। अब अच्छे से देखो, हमने पीछे पढ़ाया है, आपको ध्यान से देखोगे, हमने पीछे पढ़ाया है हैलोजन्स आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में
अपन हैलोजन जो इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, डिटेक्शन ऑफ आयंस में, उसमें कहा जाता है, पूछा जाता है सवाल कि क्यों क्लोरीन वाटर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ब्रोमीन वाटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि क्लोरीन वाटर का कलर नहीं होता है। तो कोई चीज का कलर, अगर कोई कंपाउंड को कलरलेस से वो कलर में कन्वर्ट कर दे, कलरलेस से कलरलेस में कन्वर्ट करे, तो इसका खुद का भी कलर नहीं है तो पता नहीं चलेगा। इसलिए लिया जाता है ब्रोमीन वाटर कि पहले ये कलर्ड था और बाद में पहले ये खुद कलर्ड था, बाद में ये रिडक्शन के बाद HBr बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए। सो ब्रोमीन वाटर is most frequently used as oxidizing agent, than chlorine water in qualitative analysis. रिएक्शन आएगा तो इस लाइन को आप वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अब इस लाइन को अगर आप कम भी समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शंस आएंगे तो वहां पे समझा दिए जाएंगे। हमने सिखाया क्लोरीन का वाटर सिलेक्शन, हमने ब्रोमीन का दिखाया, ये लेस सॉल्युबल कैसे है। हाँ, अगर आप इसी को गर्म करेंगे तब तो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, HBr plus HbRO3, अब ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। कोल्ड में थोड़ा सा कम सॉल्युबल था, अच्छे से आप देख रहे हैं। अब बारी है आयोडीन की। हमने बोला आयोडीन को चाहे आप कोल्ड वाटर लिखें या आप आयोडीन का हॉट वाटर लिखें, दोनों ही सिचुएशन में नो रिएक्शन, ये रिएक्ट नहीं करेगा। बट मतलब आयोडीन रिमेन्स इनसॉल्युबल। बट हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था इनसॉल्युबल। हमने पढ़ाया था कि आयोडीन को पानी में सॉल्युबल करना है तो KI गिरा दो, KI डालने के बाद आयोडीन KI से रिएक्ट करके KI3 एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो ब्राउन कलर का है, इसलिए सॉल्युबल होता है। और पूछा भी जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इंक्रीजेज विद एडिशन ऑफ KI ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? KI3। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन increases with addition of KI मिलाने से होता है, क्योंकि जो I2 इनसॉल्युबल था, वायलेट कलर का होता है आयोडीन, हमने पढ़ाया आपको। आपने जब वाटर में रिएक्शन ये नहीं कर रहा था, आपने KI गिरा दिया तो KI3 एक्वस, ये ब्राउन सॉल्यूशन, ब्राउन कलर का घोल सॉल्यूशन तैयार हुआ, जाके सॉल्युबल हो गया KI3 में क्या सब है? K प्लस जो I3 माइनस, आयोनिक बॉन्ड है, और I3 माइनस के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है। तो हमने आपको हैलोजन की रिएक्टिविटी के बारे में बताया कि हैलोजन की रिएक्टिविटी जो है वो नीचे की तरफ न बढ़ के ऊपर की तरफ बढ़ती है, जबकि इनर्ट नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी नीचे बढ़ती थी। इनर्ट नोबल गैसेस में सबसे ऊपर वाला हीलियम इनसॉल्युबल था और इसमें सबसे नीचे वाला आयोडीन इनसॉल्युबल है। कोल्ड वाटर का प्रोडक्ट HX plus HOX है, हॉट वाटर का प्रोडक्ट HX plus HO3 है, जबकि फ्लोरीन का रिएक्शन था HF plus O2 with some amount of O3। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में जो चीजें डील हुई वो हुई है डील रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, बट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स टुवर्ड्स वाटर में हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हम लोग जो रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें बाकी नॉन मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे और रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड्स एल्कली स्टार्ट है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।